नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, हम आज की इस कड़ी को शुरू कर रहे हैं। ये हमारे NCERT की पहली वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको अपने पैनल के ऊपर या नोटिफिकेशन के ऊपर वो वीडियोस दिख जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला सेशन और पहला पार्ट। और टॉपिक का नाम है, हमारा जो चैप्टर है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैनल है वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991। आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका जो भी डाउट आ रहा है, हम जो भी अभी सेशन चलेगा उसमें जो भी आपका डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखो। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं उसके ऊपर एक लाइव सेशन लूँगा जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस का, सभी डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ यानी कि पृथ्वी, सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। हमारे सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी की बात हम कर रहे हैं। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी यानी कि अर्थ एक प्लेनेट है, एक ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं। और हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हवा भी है, जहाँ पर पानी भी है, जहाँ पर ज़मीन भी है। यहाँ पर हम बहुत सारे रिसोर्सेज भी लेते हैं, कोई चीज़ें बना भी लेते हैं, नेचर से भी ले लेते हैं, ज़मीन के अंदर से भी ले लेते हैं, हवा पानी से भी ले लेते हैं। तो उसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ ज़मीन पर रहकर किन किन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, किन किन चीज़ों को देख पा रहे हैं, किन किन चीज़ों को गिन सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं गिन सकते। हमें जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, क्या क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं। तो आइए हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर के अंदर जो पहला पॉइंट है उसका नाम है मून और उसके अलग अलग फेजेस। तो जो हमारा मून है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी कि रिवॉल्व करता है। किसके? हमारे अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स के अंदर। तो 24 आवर्स में जब वो कंप्लीट करता है तो उसमें अलग अलग फेज बन जाते हैं हमारे मून के, जिसमें हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, न्यू मून, लास्ट क्वार्टर एंड फुल मून। उसको फिर सब डिवीजन में भी हम आगे बांट देते हैं। टोटल 8 पार्ट इसके, 7 पार्ट इसके बनते हैं। टोटल 8 पॉइंट इसके बनते हैं। पहला फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में जो हमें मून मिलेगा वो इस शेप में मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर में जो हमें मून है वो इस शेप में मिलेगा। मैं इसको फिल कर देता हूँ इस पोर्शन को। ये हमारा मून है, इसको मैं, ये पूरा का पूरा फिल हो गया है लगभग। तो हमें शुरुआत में इस टाइप से फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा मून दिखाई देगा। तो जब भी कभी आपको आसमान में इस टाइप का मून दिखाई दे तो समझ लेना कि आप मून के फर्स्ट क्वार्टर को देख रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर को फील कर रहे हैं, उसकी लाइट का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा दिखता है चाँद। दूसरा जो उसका पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कभी आपको आसमान में रात के टाइम पर, अभी जब भी आप देखोगे
तो इस टाइप का जब चांद देखो तो दिल को बड़ी सुकून सा महसूस होता, बहुत अच्छा लगता है ये मून। वैक्सिंग क्रिसेंट एंड वैनिंग क्रिसेंट दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद न्यू मून, जिसको हम नो मून भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नो मून। नो मून का मतलब कि हमारे आसमान के अंदर कोई चांद ही नहीं है, या फिर कोई नया चांद अब शुरू होगा। चांद कोई नया नहीं आएगा, कोई पुराना नहीं है, चांद वही है, लेकिन जो उसके अलग अलग जो फेजेस हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता, तो चांद दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? उस दिन हम इसका नाम ले देते हैं नो मून। नो मून या न्यू मून। ओके, नेक्स्ट वैनिंग क्रिसेंट। इस टाइप से हमें चांद दिखाई देगा, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में इसी का ऑपोजिट होता, जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी का ऑपोजिट। देखो इसमें डी बना हुआ था, इसमें उल्टा डी बन गया है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो हमें मून दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून। क्या बोलते हैं? लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून। ये इस टाइप का मून हमें दिखाई देगा। उसके बाद वेनिंग गिबस, देन फुल मून। फुल मून मीन्स जब हमें आसमान के अंदर पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है, यानी कि इस शेप में जब हमें चांद दिखाई देता है, पूरा का पूरा गोल चांद दिखाई देता है, उस दिन ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, बहुत सुकून मिलता है उसको देखने के बाद। और हमारा लास्ट है वैक्सिंग गिबस। ये 8 फेजेस हैं हमारे मून के। तो टॉपिक का नाम था मून एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। तो ये मैंने 8 फेजेस बताए। फर्स्ट क्वार्टर इस टाइप से दिखेगा, सेकंड में वैक्सिंग क्रिसेंट ऐसा दिखेगा, न्यू मून जिसको नो मून भी बोलते हैं थर्ड क्वार्टर में आ जाता है हमारा, फोर्थ में है वैनिंग क्रिसेंट जो इस टाइप से दिखेगा, फिफ्थ में है लास्ट क्वार्टर जो हमें उल्टा डी शेप में दिखाई देगा, सिक्स्थ वैनिंग गिबस इसी का उल्टा हो जाता है, ये हमें लगभग लगभग ऐसा दिखाई देगा। ये हमें पूरा मून ऐसा दिखाई देता है, तो उसका लगभग ये 70%, 60-70% हमें ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। उसके बाद फुल मून बिल्कुल गोल दिखाई देगा, बहुत अच्छा लगता है। और वैक्सिंग गिबस ये हमारा लास्ट क्वार्टर है। तो ये 8 क्वार्टर हम पढ़ रहे हैं अभी मून के। इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे जब सैटेलाइट की हम बात करेंगे प्रॉपरली। हम जब मून की बात करेंगे, अर्थ के सैटेलाइट की हम बात करेंगे। उसके बाद हम फुल मून और न्यू मून पे आते हैं। तो फुल मून जिसको पूर्णिमा भी कहा जाता है, पूर्णिमा एंड न्यू मून जिसको नो मून भी कहते हैं, हिंदी में इसको अमावस्या भी कहते हैं। और दोनों ही एक महीने में कम से कम एक बार आएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगी। अब देख लेते हैं कौन सी 2 बार आएगी, कौन सी 1 बार आएगी। अब फुल मून और न्यू मून दोनों के बीच में अब देखो ये हमारा मून है, यहां से हम पहुंचे फुल मून की तरफ, तो इसने कितना टाइम लिया? 15 डेज, फोर्टनाइट का टाइम लेती है। और फिर फुल मून से ये वापस से न्यू मून की तरफ या नो मून की तरफ आते हैं, तो फिर से इसने कितना टाइम लिया? 15 दिन का टाइम लिया। तो टोटल जो एक सर्कल है ये 30 दिन में घूम जाता है लगभग। वैसे जो मून का रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 27.3 डेज है। मून का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 27.3 डेज है, यानी कि हमारा एक जो महीना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा एक महीना कितने दिन का होता है, तो हमारा एक महीना 27.3 दिन का होता है। 27.3 दिन को हम 27 दिन यानी कि 27 डेज एंड 8 आवर्स भी लिख सकते हैं। 27 डेज एंड 8 आवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0.3 डेज का मतलब है 33% ऑफ द पार्ट ऑफ दैट डेज,
उस दिन का 33% हिस्सा, और हमारे दिन में 24 घंटे होते, तो 24 घंटे का 33% अगर हिस्सा, यानी कि तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो तीसरा हिस्सा बन जाता है 8 घंटे। तो हमारा जो एक महीना है वो मून के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 27 दिन और 8 घंटे का होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पूर्णिमा मान के चलते हैं कि महीने की पहली तारीख को आ जाती है, तो महीने की अगर पहली तारीख को पूर्णिमा आई है तो उसके 15 दिन के बाद पूर्णिमा के, देखो यहां से ये पूर्णिमा थी, फुल मून था, उसके 15 दिन बाद क्या पहुंचा, न्यू मून। न्यू मून यानी कि अमावस्या, और न्यू मून के फिर अगले 15 दिन बाद क्या पहुंचा, फुल मून। फुल मून का मतलब पूर्णिमा, और न्यू मून मतलब अमावस्या। तो दोनों के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है, दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस है यहाँ पर 15 दिन का। कितना दिन का, 15 दिन। तो एक फुल मून दूसरा न्यू मून, दोनों के बीच में 15 दिन का डिफरेंस है। फिर न्यू मून से हम दोबारा से फुल मून पे जाएंगे, फिर 15 दिन। तो लगभग 30 दिन हम मान के चलते हैं। अपना जो महीना होता है वो लगभग हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर चले, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा महीना 30 या 31 दिन का होता है। फरवरी 28 से 29 दिन का होता है। लेकिन अगर मून के हिसाब से हम देखें तो मून के हिसाब से हमारा जो महीना होगा वो 27.3 डेज का होगा, 27 दिन 8 घंटे का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये था, आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि एक महीने में कितनी बार फुल मून आएगा या एक महीने में कितनी बार न्यू मून आएगा। तो एक महीने में अगर फुल मून 2 बार आया तो न्यू मून 1 बार आएगा, और अगर न्यू मून 2 बार आई तो फुल मून 1 बार आएगा। यानी कि मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम ये जो घटना है, ये जो सर्कुलेशन है इनका, ये 3 बार एक महीने में मैक्सिमम देखा जा सकता है, और मिनिमम हम 2 बार देखते ही हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। अगर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे साल का जो पहला महीना जनवरी, तो 1 जनवरी को, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, 1 जनवरी को क्या है, फुल मून है। 1 जनवरी को क्या है, फुल मून है, और उसके 27.3 डेज के बाद क्या आ जाएगा, फिर से फुल मून आएगा। यानी कि लगभग 28-29 तारीख को इसी महीने की फिर से क्या आएगा, फुल मून आएगा। इसी बीच में, यानी कि अगर हम 15 दिन के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, 15 और 15 दिन का जो प्रॉपर गैप मेंटेन करके चलते हैं, तो 16 जनवरी को क्या आएगा, न्यू मून आएगा। 16 जनवरी को क्या आएगा, न्यू मून। अब काउंट करते हैं कि फुल मून कितनी बार आया एक महीने में मैक्सिमम, और न्यू मून कितनी बार आया मैक्सिमम। इसकी अगर हम बात करते हैं अभी, तो देखो फुल मून 1 बार, फुल मून 2 बार। लेकिन अगर न्यू मून की बात हम करते हैं तो न्यू मून कितनी बार आया है, 1 ही बार। यानी कि हम ये जो प्रोसेस है ये एक महीने में दोनों को मिला के, न्यू मून और फुल मून दोनों को मिला दिया जाए तो एक महीने में मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, और मिनिमम 2 बार तो होगा ही होगा। अब 2 बार कैसे होगा उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान के हम चलते हैं, अगर मैं यहां मान के चलूं, मैं यहां मान के चलता हूं कि 5 तारीख को, महीने की 5 तारीख को, 5 जनवरी को क्या पहुंचा, फुल मून हुआ। 5 जनवरी को क्या हुआ, फुल मून हुआ। उसके 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद क्या आएगा, क्या आएगा, न्यू मून। और उसकी अगर 15 दिन जोड़ दिए जाए तो 20 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 35 बनेगा, और 35 किसी भी महीने में नहीं आता है। तो एक बार क्या आया, फुल मून, एक बार क्या आया, न्यू मून। तो 1 2, तो एक महीने में मिनिमम दोनों ही चीजें एक एक बार तो होगी ही होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न्यू मून 1 बार हो जाए, फुल मून 2 बार हो जाए, या न्यू मून 2 बार हो जाए, फुल मून 1 बार हो जाए। ये मैक्सिमम हो सकता है 3 बार, और मिनिमम 2 बार तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट क्लियर।
पूर्णिमा जिसको हम फुल मून कहते हैं, और अमावस्या जिसको हम न्यू मून या नो मून का नाम लेते हैं। ये हमारे 27.3 डेज का होता है। जो हमारा रोटेशन पीरियड होता है मून का वो 24 आवर्स का होता है, और जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है मून का वो 27.3 डेज का होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रोटेशन पीरियड ऑफ मून that is of 24 hours. And if we are talking about the revolution period of the moon, that is of 27.3 days, or we can call it as 27 days 8 hours. That is the revolution period of the moon, and that is the rotation period of the moon. Rotation means घूर्णन। जब कोई भी चीज अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन जब अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है, ये पेन देखो ये घूम रहा है, अभी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन। और अगर मैं रिवॉल्यूशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं और ये जब पेन मेरे चारों तरफ से ऐसे चक्कर काटने लग जाए, इस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से जब कोई चक्कर काटने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी यानी कि आकाशीय पिंड। अब नॉर्मली हम अपने आसमान में देखते हैं रात के टाइम पर स्पेशली, क्योंकि दिन के टाइम पर तो हमें सन दिखाई देता है, सन की लाइट दिखाई देती है, लाइट हम महसूस करते हैं, और उसी लाइट में हमें बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी सभी ऑब्जेक्ट की लाइट उसके सामने हल्की पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, और बाकी के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते सनलाइट के आगे। लेकिन जैसे जैसे सनसेट की तरफ मूव करता है, सन की लाइट हमारे पास आनी बंद हो जाती है, तो बाकी की जो चीज़ें थी, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, वो चमकना शुरू कर देते हैं, वो हमें दिखाई देने शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। रात के समय आसमान के अंदर जो भी चीज हमें चमकती हुई दिखाई देती है, दिन में हमें सन दिखाई देता है, यानी कि सन क्या एक स्टार है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि सन तो हमें नाइट में दिखाई नहीं देता तो हमने सन का नाम क्यों लिखा। सन एक स्टार है, और मैं यहाँ पर स्टार को मेंशन करना चाह रहा हूँ, स्टार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, सन से भी ज़्यादा लाइटिंग देते हैं, बट वो हमारी अर्थ से काफ़ी दूर हैं, इसलिए उनकी लाइट हमारे पास या हमारे अर्थ पर नहीं पहुँच पाती। तो सन, मून जो हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर दिन और रात महसूस करते हैं। वो सन का एक प्रोसेस है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दिन रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं। तो 24 घंटे के अंदर हमारा जो मून है वो रोटेट कर जाता है अपने एक्सिस के ऊपर, और वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स जो भी रात के टाइम पर या दिन के टाइम पर, रात में हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखाई देती है क्योंकि दिन में सन की लाइट की वजह से वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो रात के समय जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं चमकती हुई, वो सभी, और दिन में हमें सन दिखाई देता है वो भी, ये सारी की सारी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। इनको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंड। क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स आकाशीय पिंड। जो भी चीजें हमें हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर चमकती हुई दिखाई देती है, नेचुरल सैटेलाइट को छोड़, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़कर जो भी चीजें हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं कि अगर वहां से एरोप्लेन जा रहा है तो हम एरोप्लेन को देखें, एरोप्लेन की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो हम उसको सेलेस्टियल बॉडी नहीं कहेंगे। वो एक ह्यूमन मेड थिंग है, वो हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है ताकि हम ट्रांसपोर्ट को और इजी बना लें, लेकिन वो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो उसको देखकर ये मत बोलना कि वो भी देखो एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो सेलेस्टियल बॉडी में काउंट नहीं होगी। जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, जो भी चमकती है,
जिसकी भी हम लाइट महसूस करते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं रात के टाइम, और जो बहुत दूर है उनको हम देख भी नहीं पा रहे, तो वो सभी की सभी चीजें क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्स। अभी सन की मैंने बात की थी, दिन के टाइम पर हम सन से लाइट लेते हैं, सन से हम विटामिन डी ले लेते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं स्टार्स। द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो आकाशीय पिंड जो गैस से बने हुए हैं, जो आकाशीय पिंड गैसेज से बने हुए, बहुत सारी गैसेज होती हैं, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और भी आर्गन, मीथेन, बहुत सारी गैसेज होती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी आकाशीय पिंड गैस से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टार। लेकिन उसमें आगे और भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? दे हैव देयर ओन हीट, उनका अपना अलग टेम्परेचर है, अपना खुद की हीट है, अपनी खुद की लाइट है। लाइट है उनकी, हीट मतलब उनकी उष्मा, उनका हॉटनेस, उनकी, उनके अंदर से कितनी गर्मी निकल रही है, लाइट वो कितना चमक रहे हैं, विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो अपने प्रकाश का फैलाव करते हैं। हमें दूर होने की वजह से वो कम चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। और यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, द सन इज ऑल्सो अ स्टार, जिसको हम हर रोज सुबह से लेके शाम तक देखते रहते हैं, जिसकी लाइट में हम काम करते रहते हैं, जिसको हम स्टोर भी करने लगे आजकल सोलर पैनल में। तो उसको हमने क्या नाम दिया? उस स्टार का क्या नाम दिया? सन। इसको हिंदी में कहेंगे सूर्य, सूरज भी कह देते हैं, रवि भी कह देते हैं, और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। इसको हम हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? जब तारे मिल जाते हैं, कई सारे तारे, 2, 4, 6, 7, 10, 20, 50, 100, जब तारे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक पैटर्न बना देते हैं, उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। वेरियस पैटर्न, अलग अलग टाइप की जो आकृतियां जो बनती है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, अलग अलग टाइप के जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उनके द्वारा जो पैटर्न बनाए जाते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? कॉन्स्टिलेशन का नाम देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम क्लास 6 की बात करें तो फाइनल एग्जाम जब आपका आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 90% चांसेज है कि ये आपके एग्जाम में आता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। इनमें से कौन सी नक्षत्र की उचित परिभाषा नहीं है। तो आपको 4 डेफिनेशन दी जाएगी, उनमें से कोई एक डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिलेशन की होगी, 3 नहीं होगी। तो आपको ढूंढनी है कि कौन सी है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लें इसी टाइप के स्ट्रक्चर की, अगर हम एग्जाम्पल लें तो उनमें से क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या है? एग्जाम्पल है, नाम लिए गए हैं। जैसे हम आसमान में सप्त ऋषि देखते हैं। सप्त ऋषि मतलब, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेब, यानी कि 7 तारे जब आपस में मिल जाते हैं, देखो आपको इस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं, वो इस टाइप से कुछ वो दिखाई देते हैं। ऐसी कुछ शेप आपको रात के टाइम पर तारों की दिखाई देती है। देखो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस टाइप की जो शेप बनी है इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सप्तऋषि, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 तारों का एक समूह है, एक ग्रुप है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो उर्सा मेजर नक्षत्र का ही एक पार्ट बनता है।
और ये पैटर्न हमें दिखाई देता है रात के टाइम पर जनरली। अब जब भी हम देखते हैं क्लियर स्काई के अंदर, तो ये हर रोज हमें इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और हर इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। आज कोशिश करना आसमान में देखने की। नेक्स्ट है पोल स्टार। पोल स्टार को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जब पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उस टाइम पर हम, आजकल तो हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल है, कंपास है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, तो जिनका हम यूज़ करके हम डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। अगर हमें नॉर्थ में जाना है तो कौन सी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, उधर है, राइट की तरफ है, सामने है या बैक की तरफ है, तो हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम आज से 50-100 साल पहले की बात करें, 500-1000 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पर हमारे पास इस टाइप के कोई भी गैजेट नहीं थे जिससे हमें ये पता लगे कि हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं, और अगर हमें ईस्ट में जाना है तो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, दिशा को ढूंढने के लिए तारों की हेल्प लेते थे। उन्हीं तारों से वो पता लगाते थे कि हम अभी कौन सी डायरेक्शन में हैं और हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो मेनली क्या करते थे? पोल स्टार को ढूंढते थे। क्यों ढूंढते थे? क्योंकि पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में मिलता है, तो पोल स्टार के अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन को मेजर कर लेते थे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कौन सी डायरेक्शन में हैं और हमें अभी किस डायरेक्शन में जाना है। तो पोल स्टार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए पेपर में तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। तो रात के टाइम पर तारों की मदद लेकर पुराने समय में जब भी लोग डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते थे, उसी को हम पोल स्टार का नाम लेंगे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो पोल स्टार है, ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लोकेट करेगा? ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पोल स्टार किस डायरेक्शन में मिलता है या नॉर्थ स्टार किस डायरेक्शन में मिलता है। तो ये फिक्स है इसकी डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि आज नॉर्थ में है तो कल साउथ में चला जाएगा, परसों ईस्ट में चला जाएगा, अगले दिन वेस्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी और इसकी फिक्स जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। आसमान के अंदर ये एक ही जगह पर लोकेट करता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्त ऋषि। जो सप्त ऋषि है, जो अभी अभी मैंने पिछले पेज पे बनाया था, ये रहा। ये जो फॉर्मेशन है, ये जो पैटर्न मैंने बनाया, ये पैटर्न सप्त ऋषि का है। इसी सप्त ऋषि के अकॉर्डिंग हम पोल स्टार को ढूंढ लेते हैं। इस सप्त ऋषि के जब हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में हमें ये पोल स्टार मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट। प्लेनेट यानी कि ग्रह। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें एक सन है और 8 अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रोटेशन भी करते रहते हैं और रिवॉल्यूशन भी करते रहते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लैनेट क्या होता है, फिर बाद में हम आगे 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स की डेफिनेशन अगर किसी को बतानी पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे? सम सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आसमान के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो चमकते रहते हैं, हीट देते रहते हैं, लाइट देते रहते हैं। उनको हमने क्या नाम दिया था? सेलेस्टियल बॉडी। और जिनकी अपनी हीट भी थी, जिनका अपना लाइट भी थी, तो उनको हमने क्या नाम दिया था? स्टार्स। लेकिन अगर प्लेनेट की हम बात करते हैं तो प्लेनेट उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। जिनका अपना कोई तापमान नहीं है, अपनी कोई हीट नहीं है, अपनी कोई उष्मा नहीं है,
एंड लाइट, और अपनी कोई लाइट भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो हमारी अर्थ है या वो मरकरी है या वीनस है या मार्स है या जुपिटर है, और जो बाकी के 3 और भी हैं, नेपच्यून है, यूरेनस है और सैटर्न है, तो उनकी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? वो हम अभी इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of stars। वो जो बाकी के जो तारे हैं, जिनमें हम सन का बार बार एग्जांपल लेंगे, तो उसकी लाइट से ही वो एमिट हो जाते हैं, उसकी लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसी वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान के अंदर। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ हमें, जब हम आसमान से देखते हैं तो हमें अर्थ नीली दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, हमारी इस पृथ्वी पर लगभग लगभग 70% पानी है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि दूसरा हिस्सा या 2 से भी ज़्यादा हिस्सा 3 में से पानी से घिरा हुआ है। लैंड एरिया कम है, वाटर एरिया ज़्यादा है, और उसी वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी जो अर्थ है वो हमें नीली दिखाई देती है। ओके, अब क्वेश्चन है कि जो वर्ड है प्लेनेट, ये कौन सी लैंग्वेज से बना? ये थोड़ा सा डिटेल में जो जब हम और भी डेप्थ में जाएंगे तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि प्लेनेट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो प्लेनेट जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेनेटाई, या जिसको हम वंडरर्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी भाषा से प्लेनेट वर्ड लिया गया है। तो प्लेनेट वर्ड हमने ग्रीक भाषा से लिया गया है। यूनान बोलते हैं ग्रीक को हिंदी में, यूनान भाषा का एक शब्द है, ये यूनानी शब्द है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, द अर्थ ऑन विच वी लिव, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इज अ प्लेनेट, वो एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। अभी मैंने बताया था कि तारे तो बहुत सारे हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन रात के टाइम पर जब आप कभी देखोगे तो जैसे जैसे सनलाइट कम होनी शुरू हो जाती है, डिम होनी शुरू हो जाती है, सनसेट हो जाता है, तो हमें आकाश के अंदर, आसमान के अंदर एक दो या कुछ 2-3 चीजें और हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सनलाइट और कम होती चली जाती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो और भी ज़्यादातर चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो स्टार्स हैं। हम 2 को 4 को जो शुरुआत में दिखाई दे रही हैं उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अनगिनत हो जाएंगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी, उनको हम गिन नहीं पाएंगे। पॉसिबल नहीं हो सकता ये कि हम उनको गिनना शुरू कर दें या और प्रॉपर हम उस काउंटिंग को कंप्लीट कर पाएं। तो जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं ये एक प्लेनेट है, और इस पृथ्वी पर जितनी भी हीट है और लाइट है वो हम कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं हमारा। और सन हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक एक तारा है, एक स्टार है। बाकी स्टार्स हमारे सन के कंपैरिजन में दूर हैं, और सन हमारे अर्थ के नज़दीक है, इसलिए वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बाकी स्टार्स हमें छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बल्ब वहाँ पर दूर कहीं जल रहा है, वो बुझ भी जाता है, वो ट्विंकल करते रहते हैं। तो ट्विंकल का मतलब एक बार ज़्यादा आपको जलते हुए दिखाई देंगे, फिर कम जलते हुए दिखाई देंगे, फिर ज़्यादा जलते हुए दिखाई देंगे, वो ट्विंकल करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, सैटेलाइट को, चलो सैटेलाइट ही देख लेते हैं अभी। मैं उपग्रह बोलते हैं इसको हिंदी में। ग्रह का एक जो चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाली, जिसको सेलेस्टियल बॉडी हम बोलते हैं, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन ग्रह की ही हम हर बार बात नहीं करेंगे। सैटेलाइट का नाम आते ही, सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं। पहला
नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, जिसको हम लोग नहीं बनाते, हम लोग बना भी नहीं सकते, ये हमें नेचर से मिला हुआ है। दूसरा आर्टिफिशियल और नेचुरल जो सैटेलाइट होंगे ये किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमेंगे। मेनली हम यहाँ पर प्लेनेट की बात करेंगे, तो प्लेनेट के चारों तरफ जो भी चीज है, जो भी सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व करती है हमारे प्लेनेट के चारों तरफ, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। और जो भी सैटेलाइट हम अपने जमीन पर रहकर हम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट का नाम देंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो चंद्रयान है, स्पुतनिक है और मंगलयान है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट के एग्जाम्पल हैं। अगर हम मून की बात करें, टाइटन की बात करें, टिट्रॉन की बात करें, गैनीमीड की बात करें या फोबोस की बात करें, डिमोस की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं। अलग अलग प्लेनेट के चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। चांद जिसको हम रात को आसमान में देखते हैं वो भी एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। शुरुआत से हम मून के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है लगभग 1 महीने में 27.3 डेज में, वो हमारा मून है और वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका जो बाकी का और कंटेंट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अब आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जिस चैनल के ऊपर आए आपको वो वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।